नमस्कार बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल पर। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे। आवाज प्रॉपर आ रही होगी? एक बार कमेंट करके बताओ आवाज आ रही है तो। सभी पहले तो ये बताओ आपकी सबकी तैयारी कैसी है, और अगर तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं भी है तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं भी है तो ज्यादा परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि वैकेंसियां भी इस बार बहुत कम थी। अब वैकेंसी भी खूब आ गई। सेकंड ग्रेड का पेपर नहीं हुआ उससे पहले आपकी वैकेंसियां आ चुकी हैं, और वैकेंसी आ चुकी है तो इसलिए अब तैयारी आपको अपनी रेगुलर रखनी है। ये पेपर आप ऐसे समझ लो जैसे प्रयोग के लिए दे रहे हो। बहुत अच्छी तैयारी भी है तो कोई टेंशन मत लेना। आज एक मैराथन लूंगा मैं शिक्षण विधियों की, कल साहित्य के इतिहास की मैराथन लूंगा। सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसको लेके बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि इसमें मेन रोल है वो होता है आपके व्याकरण का 90 प्रश्नों का, और साहित्य के 20-25 प्रश्न आते हैं और वो फिक्स है कि वहां से ही आते हैं। आज की और कल की जो मैराथन होंगी यूट्यूब पर, आप उनको अच्छे से पढ़ लेना, आपके लिए बहुत काम आने वाली है। बाकी किसी प्रकार से आपको परेशान नहीं होना है, तो उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। और बाकी का रेगुलर तैयारी अपनी करते रहो, बहुत अच्छे से करते रहो। और ये आपका जो थोड़ा सा साहित्य का पोर्शन बचा है, इसको 2 दिन में हम 2-3 दिन में पूरा कर लेंगे, और उसके बाद आप फिर आगे अपने अच्छे से तैयारी करते रहना रेगुलरिटी बना के, ठीक है ना। छायावाद चल रहा था, और छायावाद में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। बात कर रहे थे हम छायावाद की, और छायावाद में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी और बड़े विस्तार के साथ हमने उनको पढ़ लिया था। अब उसके आगे की हम चर्चा करेंगे। छायावाद में जयशंकर प्रसाद को हमने पढ़ लिया था बड़े विस्तार के साथ में, है ना। जयशंकर प्रसाद में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। शोभना जोशी, बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, अब क्या करें। भरत सिंह भैया कोई बात नहीं, आ जाएगा। जीके का पेपर सही हो जाए बस, हिंदी को तो देख लेंगे। मोहिनी दुबे जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हिंदी का पेपर तो मुझे पता है आपका बहुत मजबूत हो चुका है। हाँ, जीके के पेपर पे भी अच्छे से फोकस करके रहना है। आपने देख लिया होगा जो आपका पिछला ये पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, अगर आप में से किसी ने दिया है तो जीके के पेपर का भी कितना बड़ा रोल होता है, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तो हम आज बात करेंगे। आपको ऐसा तो नहीं जल्दबाजी किसी को कि सर हमें तो सिलेबस फ्री करना है, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो उस तरह से पढ़ा रहा हूं जो दोबारा सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई है उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इसलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, बहुत धीरे और आराम से पढ़ा रहा हूं। वैकेंसी आने के बाद जैसे ही मुझे पता लगा सबसे अधिक पोस्ट सेकंड ग्रेड में हिंदी की आई है, तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सा ढीला पड़ गया था। इस पेपर को तो इनको करने दो, अगले में इनको बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे। और आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि इतना जबरदस्त तैयारी कराएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। अब टॉपिक वाइज पेपर भी करेंगे आगे, बहुत अच्छा सब करने वाले हैं। अभी तक मैं ऑफलाइन में गिरा हुआ था, और इतना भयंकर गिरा हुआ था आपको बता नहीं सकता था। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना, ग्रस्त के रूप से बहुत ज्यादा परेशान और दुखी था। अब मैं जयपुर आ गया हूं और जयपुर से ही आपकी क्लास ले रहा हूं, और पूरी तरह से मानसिक रूप से मैं स्वस्थ हूं, सुखी हूं, ठीक है। तो इस वजह से अब मैं पूरा ध्यान और फोकस ऑनलाइन पे रखूंगा, और बहुत अच्छे से ऑनलाइन में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको खुद को ये लग जाएगा अब कि सर अब साथ में मजा आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न तैयार कर रहा हूं, डेली के एक टॉपिक को मैं अच्छे से खुद पढ़ रहा हूं, उसके अच्छे नोट्स बना रहा हूं, और उसके अच्छे प्रश्न तैयार कर रहा हूं। तो इसमें पेपर में आप इतनी ज्यादा टेंशन लेना मत, दुखी होके पेपर देना मत, मस्त होके पेपर देना, ठीक है। रेगुलर अपनी तैयारी को रखना है, पेपर देने के अगले दिन से भी
दोबारा से आपको रिवीजन करना है, तैयारी। व्याकरण को बहुत अच्छी और मजबूत कर लेना। साहित्य में आपके 25 से 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 30 के बीच में, और वो ऐसे प्रश्न आएंगे जिसको सब करेंगे। 30 में 25, 30 में से 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो सब करेंगे, आप भी करेंगे। नेगेटिव मार्किंग करनी नहीं है, जो आए उसको करना। व्याकरण में कुछ छोड़ना नहीं है, ये भी ध्यान रखना। हाँ ठीक है। और मान लो किसी ने कोर्स परचेज किया है इस पेपर के लिए और उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे पेपर खत्म हुआ कोर्स हट जाएगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। 6-6 हजार रुपए वापस आपको नहीं देने, केवल जीएसटी का चार्ज लेके। आप में से कई विद्यार्थी ऐसे होंगे भी जिनसे केवल जीएसटी का चार्ज लेके उनका कोर्स अगले के लिए भी जोड़ दिया है, अगले एग्जाम के लिए, ठीक है ना। व्याकरण को बहुत अच्छी और मजबूत कर लेना, 90 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी तो केवल आप इस पेपर को दे लो और उसके आगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। शिखा गौड़ जी, राधे राधे, स्वागत, अभिनंदन, साकेत ठाकुर भैया जी। तो देखिए बात करेंगे हम सुमित्रा नंदन पंत की। अभी बात किसकी करने वाले हैं? सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं। और आपको अच्छे से पता है सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? छायावाद की बृहत्त्रयी, और बृहत्त्रयी आपने पढ़ी है, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ठीक है। कुछ करेंगे क्या? बिल्कुल। मोहिनी द्विवेदी जी के इस बार बहुत जबरदस्त और व्यवस्थित तरीके से मिलेगी आपको, टेंशन मत लो। अच्छा एक बात और सुनो इसमें, और कमेंट करके जरूर बताना, आपके उसमें सेकंड ग्रेड में जो बाकी के टॉपिक लगे हुए हैं उनकी तैयारी कैसी है? अगर कमजोर है तो आज मेरी मैराथन होगी रात को, कल मैराथन होगी रात को, और एक प्रथम कौन है, पहला रचनाकार, पहली रचना, ऐसे एक क्लास लूंगा, उसको ले लेना, बहुत काम आने वाली है। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि 20 से 30 प्रश्न के एवरेज में प्रश्न आएंगे, और वो प्रश्न आपके ऐसे आएंगे जिनको आप एक बार अच्छे से मैराथन ले लोगे तो वहां से मिल जाएंगे, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी ये तैयारी तो ऐसे समझ लो कि आपके उस एग्जाम के लिए चल रही है जो अगला एग्जाम होने वाला है सेकंड ग्रेड का 2026 में, उसको टारगेट में लेके चलना है। इस एग्जाम में आपको पता है सीट भी कितनी कम है ना, तो इस वजह से आप कोशिश करो अच्छे से पेपर दो, नेगेटिव बिल्कुल मत करना, और दिमाग पे बहुत रेशन मत लेना, बाकी का अच्छे से उसमें करना। खूब सीट आई है हिंदी की। सुमित्रा नंदन पंत इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। इनका उपनाम क्या है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, क्योंकि इनको प्रकृति से बहुत प्रेम था। हाँ बिल्कुल पंकु बरोड़, बहुत अच्छे से उस क्लास को ले लेना, बहुत काम की क्लास होने वाली है, ठीक है। कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। अब जन्मी ऐसी जगह पे हुआ है तो प्रकृति से तो अपने आप प्रेम हो जाएगा। जन्म स्थान क्या है इनका? अब आप एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ऐसे चाहते हो कि ये जो मेरा थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है इसे मैं जल्दी से खींच के और सिलेबस पूरा करा दूं, या फिर मैं उसी हिसाब से कराऊं जो आपका अगला एग्जाम है, एक एक चीज को बहुत डीपली पढ़ाऊं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए उस हिसाब से पढ़ाऊं? एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। आप चाहोगे तो मैं तो 3 दिन में, आज कल और परसों, पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, 4-4 5-5 घंटा क्लास लेके। क्या ऐसा कराऊं, या फिर बिल्कुल धीरे धीरे रेगुलर क्लास चलने दूं, भले 2 घंटे चले, 1 घंटे चले, रेगुलर चलती रहे। 1 घंटे व्याकरण की हो जाए, 1 घंटे शिक्षण विधियों की हो जाए, 1 घंटे साहित्य की हो जाए, अगले एग्जाम को टारगेट करके ले लें, ऐसा कर दे? हाँ बताओ, बहुत जल्दी कमेंट करके बताओ, उसी हिसाब से मैं करा दूंगा, क्योंकि पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है। मैं जो करूं, कैसे करूं जिससे आपका भला हो, वो जरूर बताना। जन्म स्थान क्या है इनका? जन्म हुआ था कौसानी गांव, कौसानी गांव, कौसानी गांव
अल्मोड़ा उत्तराखंड। क्योंकि मुझे फॉर्मेलिटी नहीं होती, बहुत जल्दी खींचा नहीं जाता लोगों की तरह सिलेबस को, तो इसलिए जन्म स्थान है इनका कौसानी गांव, अल्मोड़ा जिले के उत्तराखंड में, राज्य है उत्तराखंड। ठीक है। हाँ, अब बात करें इन्हें प्रकृति का उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम क्या है? प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि। अब जन्म अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ है तो प्रकृति से तो लगाव वैसे ही होगा, है ना। उत्तराखंड के जो लोग होते बहुत लगाव रखते हैं प्रकृति से, है ना। हाँ, ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। तो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? जन्म और मृत्यु को रटने की जरूरत नहीं है, हालांकि इनसे प्रश्न आता नहीं है, इसलिए इनके समय इनके चक्कर में खराब मत करना, ठीक है, कई समय खराब करने लग जाओ। जन्म 1900 ईस्वी, मृत्यु हुई थी उनकी 1977 ईस्वी में। जन्म स्थान कौसानी गांव, अल्मोड़ा उत्तराखंड। उपनाम प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से इनको जाना जाता है। अब इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो इनकी रचना है छायावादी रचनाएं, और छायावादी रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी 5 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण रचना है इनकी उच्छ्वास, दूसरी रचना है ग्रंथि, तीसरी है वीणा, चौथी है पल्लव और 5वीं महत्वपूर्ण रचना है गुंजन। अभी ट्रिक से याद कराऊंगा। तो इनकी रचनाओं को हम कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं। प्रमुख रचनाएं, और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी हम बात करेंगे। इनकी रचनाओं को हम कितने भागों में बांट के पढ़ लेते हैं? 4 भागों में बांटकर पढ़ लेते हैं। और वो 4 भाग कौन से कर दिए जाते हैं ये आप बड़े ध्यान से समझना। प्रमुख रचना है, और प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं 4 भागों में बांट दी जाएंगी, जिसमें सबसे पहली रचना है इनकी छायावादी रचना है, जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, छायावादी रचनाएं। दूसरी अगर इनकी रचनाओं की बात करें, दूसरी इनकी जो रचनाएं हैं वो है प्रगतिवादी। दूसरी रचना कौन सी है? अब देखो, प्रकृतिवाद में इनको नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रकृतिवादी रचनाएं मैंने यहां पर करा रहा हूं इनकी प्रकृतिवादी रचनाएं। तीसरी जो रचनाएं वो है इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। और जो चौथी रचना है इनकी रचनाओं का जो चौथा प्रकार है, हाँ बिल्कुल राजवीर माल भैया जी, उसी प्रकार से पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, मानवतावादी, जिन्हें हम आध्यात्मिक रचना कहते हैं, आध्यात्मिक रचनाएं। इनकी रचनाओं को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में, जिसमें मैंने 4 भाग कौन कौन से कर दिए। सबसे पहला है छायावादी रचनाएं, और इनकी छायावादी रचनाओं की संख्या मैंने आपको अभी बताई थी 5 है। इनकी छायावादी अगर रचनाओं की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है? 5 है। 5 इनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं। हाँ, छायावादी रचनाओं की अगर मैं बात करूं
तो इसमें सबसे पहली मैंने आपको बताई थी उच्छ्वास, दूसरी ग्रंथि, तीसरी वीणा, चौथी पल्लव और पांचवी गुंजन। उच्छ्वास, दूसरी है ग्रंथि, तीसरी है वीणा, चौथी है पल्लव और गुंजन, पांचवी कौन सी है? गुंजन। अगर इसके समय की बात करें तो इतना ध्यान रखना, 2 20 में, एक 27 में, एक 28 में और एक 32 में। इसका समय 1920 ईस्वी, इसका भी समय 1920 ईस्वी, इसका समय 1927 ईस्वी, इसका समय 1928 ईस्वी और एक रचना उनकी 1932 ईस्वी में। ये इनकी छायावादी रचनाएं हो गई। ठीक है, छाप दो। ठीक है, छाप दी। अब देखो प्रगतिवादी रचनाएं। छायावादी रचनाओं का जो समय माना जाता है 1918 से 1934 ईस्वी तक माना जाता है। 1918 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक ये रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अब प्रगतिवादी रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी शुरुआत कब से हो जाती है? प्रगतिवाद की शुरुआत से। और प्रगतिवाद की शुरुआत से हो जाती है, इसका मतलब है कि 1935 ईस्वी से इसकी शुरुआत हो जाती है और 1945 ईस्वी तक। 1935 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। अब बात करें अगर हम इनकी अरविंद दर्शन से, तो उसमें 2 समय ध्यान रखना है, 1946 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक। और आध्यात्मिक रचनाएं इनकी वर्तमान समय तक की जो रचना है अर्थात 1949 के बाद की रचना है, 1949 ईस्वी के बाद की रचना है। तो छायावादी रचनाओं में ये 5 रचनाएं हैं, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। प्रगतिवादी रचनाएं लिख लो। और इनकी प्रगतिवादी रचनाओं की अगर बात करें, क्योंकि छायावाद के बाद में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता ये शुरू हो जाती है। पहली रचना की भी लेना सर जी, एक कक्षा पहले कवि की रचना, इसकी बिल्कुल आज ही लूंगा और इसमें आपको सारी बातें बताऊंगा। पहला कवि, ठीक है ना, इसके अनुसार उसके अनुसार सारी चीजें इसमें आपको बताऊंगा। गुरमीत सिंह भैया जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं, तो इसमें आपको ध्यान रखना क्योंकि इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं पेपर में बहुत ज्यादा पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। और प्रगतिवाद की 3 रचनाएं युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। कौन कौन सी हैं? युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। तीसरी रचना है इनकी ग्राम्य। ये किससे प्रभावित हैं?
प्रगतिवाद से प्रभावित रचना है। हालांकि समय इनमें पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप लिखना चाहो तो 36, 39 और 40 है। 1936 ईस्वी, 1939 ईस्वी और 1940 ईस्वी, ये इसका समय माना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद करें अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। और अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं इनकी 4 हैं। एक तो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है स्वर्ग किरण, दूसरी है स्वर्ण धूलि, युगांतर और युगवेद। ठीक है, तो ध्यान रखना स्वर्ण की 2 स्वर्ण और 2 युग। ठीक है, दोनों युगों में सोने की प्रभावशीलता रही है, क्योंकि अरविंद ने दोनों युगों में स्वर्ण की क्या करी है, प्रधानता बताई है। तो अरविंद का मतलब है अरविंद दर्शन से प्रभावित। स्वर्ण किरण, एक बार स्वर्ण, फिर दूसरी बार स्वर्ण, स्वर्ण धूलि, 2 बार युग, युगांत और युगपथ, युगांतर और युगपथ। तो इनकी 4 ये रचनाएं हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली है स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, दूसरी है स्वर्ण धूलि, स्वर्ण धूलि, तीसरी है युगांतर और चौथी है युगबोध, युगांतर और युगबोध। तो अरविंद ने दोनों युगों में बार बार स्वर्ण की प्रधानता बताई है, दोनों युगों में स्वर्ण की प्रधानता बताई है। तो दोनों युगों में मतलब युगांतर और युगबोध। अब कई जगह इसको युगबोध भी लिखा मिल जाता है और कई जगह युगबोध की जगह पे युगपथ भी लिखा मिल जाता है। किताबों में युगबोध लिखा मिलेगा, वास्तविक रूप से इसकी रचना युगपथ है, जिसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनका समय की बात करें तो इनका समय भी लिख लो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है अरविंद दर्शन का समय 1946 से 48 है। तो इसका मतलब इसी समय में ये रचनाएं लिखी गई हैं। तो 247 में और 248 में। तो कितना सरल तरीका बताया याद करने का। अब इससे ज्यादा सरल क्या होगा, 1947 में 2 और 1948 में 2। अब देश कब आजाद हुआ था, 1947 में, और 1947 में देश आजाद हुआ। उस समय देश को क्या कहा जाता, सोने की चिड़िया। तो 1947 और 48 के युग में देश सोने की चिड़िया कहलाता था। ये अरविंद दर्शन से भी प्रभावित था, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है, इसको छाप दो। अब आध्यात्मिक रचनाओं की बात करेंगे। आध्यात्मिक रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने पेपर में बहुत बार सुनी और पढ़ी भी होगी, बहुत बार पेपर में आई है, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, तो अभी लिखो इसके बाद अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। अब अरविंद दर्शन से प्रभावित जो रचनाएं हैं इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। ठीक है, एक बार इनको छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लिख लो एक बार आप इसको। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। और अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन सी हैं ये समझो। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। और अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाओं की अगर बात करें तो इसमें लोकायतन, चिदंबरा, पतझड़, लोकायतन,
चिदंबरा पतझड़, लोकायतन ये खूब पूछी गई है, चिदंबरा भी पेपर में खूब पूछी गई है, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रचना इनकी कला और बूढ़ा चांद है, जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अभिषेकता, रजत शिखर, समाधिता। तो लोकायतन, चिदंबरा, पतझड़। तो लोकायतन भी कई बार आई हुई है, इसका मैं समय भी बताऊंगा क्योंकि इनके क्रम से पूछ लेता है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का सही क्रम है, तो इसलिए आपको इसका क्रम भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्रम को कई बार पूछा भी गया है। अभिषेकता, रजत शिखर, अभिषेकता, रजत शिखर, रजत शिखर, ये भी अभिषेकता भी अच्छी और महत्वपूर्ण रचना है। समाधिता, प फटने से पहले, समाधिता। तो अभिषेकता, रजत शिखर, समाधिता। एक बार ये पेपर में पूछी गई थी, प फटने से पहले, शशि की तरी, प फटने से पहले, प फटने से पहले, शशि की तरी। और वेरी इंपॉर्टेंट रचना कला और बूढ़ा चांद, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है कला और बूढ़ा चांद। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। तो लोकायतन, चिदंबरा, पतझड़, अभिषेकता, रजत शिखर, समाधिता, प फटने से पहले, शशि की तरी, शशि की तरह नहीं, शशि की तरी है, कला और बूढ़ा चांद। ये कई बार आ चुकी है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। अंतिमा और वापी, अंतिमा और अंतिम रचना है 11 रचनाओं में इसकी, वापी, वापी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं, चारों का विशेष ध्यान रखना। अब मैं इसके समय की अगर बात करूं तो समय भी लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि इनके क्रम को पूछ लेता है। पहली रचना कौन सी है, या निम्नलिखित में से अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं, सुमित्रा नंदन पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाओं का सही क्रम में, ऐसा एक दो प्रश्न जरूर आते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे, इसलिए मैं इसका आपको समय भी लिखा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका समय 1949 के बाद का है, तो 1949 के बाद की रचना होंगी, और 1949 के बाद की रचनाएं, तो इनका ध्यान रखना 64, ठीक है। हालांकि मूल रूप से आपको दो रचनाओं का समय विशेष ध्यान रख लेना, एक तो कला और बूढ़ा चांद जिसका समय 1959 ईस्वी है, एक तो आपको इसका ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है। एक चिदंबरा का ध्यान रखने ना, इसका भी 1959 ईस्वी है। तो चिदंबरा और कला और बूढ़ा चांद, इन दो रचनाओं का समय विशेष ध्यान रख लेना मूल रूप से, ठीक है। तो चिदंबरा का समय 1959 है, और इसका भी समय, कला और बूढ़ा चांद का भी 1959 ईस्वी है, इसका आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, छाप लो इनको। और लिखो अब इसके आगे। अब कई बार पेपर में प्रश्न एक पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रचना कौन सी थी। तो याद रखना, बचपन में ही इन्होंने एक प्रसिद्ध कविता लिखी थी, गिरजे का घंटा, 1916 ईस्वी में। तो ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की विशेष करके लिख रहा हूं मैं यहां पे, विशेष, इनकी प्रथम रचना, इनकी प्रथम रचना गिरजे का घंटा, 1916 ईस्वी है। इनकी प्रथम रचना गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी है। लिख लो, ठीक है, छाप दो। अब इसमें देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, पहली रचना जो छायावादी रचना है, जिसमें आपने पढ़ी है पल्लव। और जो ये पल्लव रचना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इस पल्लव रचना को पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और पेपर में इसको कैसे पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी नोट कर लेना। इनकी प्रथम रचना गिरजे का घंटा है। अब सुनो इसमें महत्वपूर्ण बातें। पल्लव रचना समय 1928 ईस्वी होगा। पल्लव रचना 1928 ईस्वी। पल्लव रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, घोषणा पत्र। इसका मतलब होता है कि छायावाद का मैनिफेस्टो, घोषणा करने वाला किस रचना को माना जाता है, पल्लव को माना जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र रचना को माना जाता है। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी बात है। अब इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, अब उसमें थोड़ा सा लिख लो, इनके द्वारा रचित रचना वीणा और पल्लव में, इनके द्वारा रचित रचना वीणा और पल्लव में प्रकृति प्रेम एवं रहस्यवादता की प्रधानता है। अब देखो, जो वीणा और पल्लव रचना है, इन दोनों रचनाओं में तो क्या है, प्रकृतिवाद या रहस्यवाद की प्रधानता मिलती है। प्रकृति प्रेम और रहस्यवादता की प्रधानता मिलती है। और ग्रंथि और गुंजन में, ग्रंथि और गुंजन जो रचना है, उनमें नारी प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। तो इसमें लिख लेना,
वीणा और पल्लव रचना में प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता का, वीणा और पल्लव रचना में प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता का वर्णन मिलता है। जबकि ग्रंथि और गुंजन में नारी प्रेम के महत्व का वर्णन मिलता है, या नारी प्रेम की जो महत्वता है उसका वर्णन मिलता है। हाँ, गुंजन में नारी प्रेम का वर्णन मिलता है। पल्लव रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो, वीणा और पल्लव रचना में प्रकृति प्रेम मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, छाप दो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, थोड़ा सा समझना, क्योंकि कई बार प्रश्न है ना घुमा के पूछ लेता है। अब जो आपने इनकी रचना पढ़ी है छायावादी रचना, उन छायावादी रचनाओं की संख्या है 4। ठीक है, और 4 कौन कौन सी है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। आपने जो 4 रचनाएं पढ़ी, अब वो 4 रचनाओं में आपको बहुत अच्छे से पता है। हाँ, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, कुल 5 रचनाएं हैं। मूल रूप से 4 रचनाएं आपको विशेष ध्यान रखनी है, वीणा, पल्लव, ग्रंथि और गुंजन। अब देखो, एक तरफ तो सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इसलिए प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये नारी प्रेम को भी महत्व देते हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर कोई नारी वास्तविक प्रेम करे तो मैं इस प्रकृति को प्रेम को भी त्याग दूंगा। मतलब स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरफ प्रकृति और एक तरफ नारी है, तो दोनों चीज लिख रही है स्पष्ट कि वीणा और पल्लव में प्रकृति प्रेम और ग्रंथि और गुंजन में नारी प्रेम। अब मनुष्य ऐसी स्थिति में खड़ा है, अब प्रकृति से प्रेम करूं या फिर नारी से प्रेम करूं, तो वो कहता है कि अगर, अब इन्होंने एक रचना लिखी है वीणा, और इस वीणा में किसका वर्णन है? प्रकृति प्रेम का वर्णन है कि नहीं? तो एक तरफ वीणा का जो वर्णन है उसमें प्रकृति पर मुग्ध होना का वर्णन है, दूसरी तरफ इनकी रचना है जो आपकी कौन सी है, ग्रंथि और गुंजन, उसमें नारी प्रेम को महत्व दे रहे हैं, उसकी प्राथमिकता बता रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये लिखते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, कि अगर मुझे किसी नारी के प्रेम का आच्छादन मिल जाए तो प्रकृति की जो मोह माया है मैं उसे भी त्याग दूंगा। इस चीज का यहां वर्णन किया गया है। तो इसलिए इन्होंने दोनों का वर्णन किया है, और दोनों के वर्णन में सबसे ज्यादा जो महत्वता दी है, प्राथमिकता दी है, वो नारी प्रेम को इन्होंने महत्वता दी है। तो ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी बात है, लिख लो इसको। है ना, बहुत अच्छी पंक्ति है।
ठीक है। तो एक तरफ तो किसका कवि है, वीणा का कवि है, जो नारी के लिए प्रकृति का त्याग कर देगा। दूसरी तरफ गुंजन का कवि है, दूसरी तरफ किसका कवि है, गुंजन का कवि है, जिसके लिए नारी सौंदर्य प्रकृति सौंदर्य से भी बढ़कर है। जैसे तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार, लग गई मधु के वन में ज्वाल, खड़े कुंसुक अनार कचनार, लालसा की लौ से उठ सार उठ लाल। तो एक तरफ तो प्रकृति प्रेम को बहुत महत्व दिया जा रहा है, दूसरी तरफ नारी प्रेम को बहुत महत्व दिया जा रहा है। दोनों माध्यमों से प्रकृति के सुकुमार कवि किसमें आ रहे हैं, कंफ्यूजन में आ रहे हैं। तो ये इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें देखो एक चीज तो ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसकी नहीं है, ये इसमें पूछ लेता है। राम प्यारी जी, मैंने आपको बताया तो था, अगर आपके हाथ में प्रॉब्लम है और आपके हाथ पे फ्रैक्चर हो गया है और आप उससे लिख नहीं सकते हो, तो आप उसके लिए आप वहां सेंटर पर ही किसी को वो कर सकते हो, ठीक है। वहां जहां आपका सेंटर है वहां जाके आप संपर्क करके किसी को, क्योंकि आपका रिटर्न तो एग्जाम है नहीं, केवल गोला भर के OMR सीट भरनी है, तो आप उसके लिए किसी को भी सहारा ले सकते हो। वो सेंटर वाले उपलब्ध करवा देंगे, जाके जहां सेंटर आया है वहां जाके एक बार मिल के आ जाओ, वहां के जो प्रिंसिपल है या व्यवस्थापक है उससे मिल लो, आप पूरी जानकारी वहां दे देंगे वो आपको। क्योंकि लिखित में समस्या आती है, आपका तो वैसे वस्तुनिष्ठ पेपर है गोला भरने, तो उसमें समस्या नहीं, वही उपलब्ध करवा देंगे आपको। जो इनकी एक रचना है युगांत, और युगांत रचना को पंत जी के छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना माना जाता है। तो लिखो अब इसके आगे, लिखो इसमें, तो पहले तो लिखो इसमें जो इसकी महत्वपूर्ण बात है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, नोट लगा के लिखो। ये तो आपने लिख दिया प्रकृति प्रेम और नारी प्रेम के बारे में। अब आगे लिखो, जहां एक ओर पंत जी ने वीणा रचना के माध्यम से, जहां एक ओर पंत जी ने वीणा रचना के माध्यम से प्रकृति प्रेम को प्राथमिकता देते हुए, प्रकृति प्रेम को प्राथमिकता देते हुए बालाओं या नारियों के सौंदर्य की अवज्ञा की है, नारी या बालाओं के प्रेम की अवज्ञा की है। वहीं दूसरी ओर इन्होंने गुंजन कविता के माध्यम से, गुंजन कविता के माध्यम से नारी सौंदर्य को प्रकृति सौंदर्य से भी बढ़कर बताया है, नारी सौंदर्य को प्रकृति सौंदर्य से भी बढ़कर बताया है। इसीलिए इन्होंने लिखा है ना, तुमरी मुंजल मूर्ति निहार, लग गई मधु वन में ज्वाल, खड़े कुंसुक अनार कचनार, लग गई मधु के वन में लाल। तो एक तरफ तो ये वीणा रचना के माध्यम से प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, दूसरी ओर गुंजन रचना के माध्यम से नारी सौंदर्य को प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रकृति से भी ऊपर मान रहे हैं। लिख दिया। अब आगे लिखो, युगांत रचना को पंत जी के
छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना माना जाता है। युगांत रचना को पंत जी के छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना माना जाता है। ठीक है, अब लिखो आगे, अगला पॉइंट लिखो, कला और बूढ़ा चांद। इसको इंपॉर्टेंट कर देना, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद रचना में इनकी 1958 ईस्वी, इनकी 1958 ईस्वी तक की, 1958 ईस्वी तक की रचनाओं का संकलन मिलता है। 1958 ईस्वी तक की रचनाओं का संकलन मिलता है। तो इसको पूछ सकता है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित रचनाओं का संकलन इनकी किस रचना में मिलता है। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी रचना है जिसका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ये कला और बूढ़ा चांद जो रचना है, बहुत बार इनकी पेपर में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना। कला और बूढ़ा चांद जो रचना है, ये बहुत बार पेपर में आ चुकी है और पूछी गई है, इसलिए आप इसका ध्यान रखना। आगे लिखो, छाप दिया। इंपॉर्टेंट कर देना कला और बूढ़ा चांद रचना को, बहुत ही उपयोगी और ये महत्वपूर्ण रचना है जिसका आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लगा लो जो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने एक रचना लिखी थी खादी के फूल, और खादी के फूल रचना इन्होंने हरवंश राय बच्चन जी के साथ मिलकर लिखी। तो लिखो, इन्होंने हरवंश राय बच्चन के साथ, इन्होंने हरवंश राय बच्चन जी के साथ मिलकर, इन्होंने हरवंश राय बच्चन जी के साथ मिलकर, इन्होंने हरवंश राय बच्चन जी के साथ मिलकर खादी के फूल, खादी के फूल रचना लिखी। खादी के फूल रचना इन्होंने किसके साथ मिलकर लिखी थी? हरवंश राय बच्चन जी के साथ मिलकर लिखी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सुनो इसके आगे, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है लोकायतन, और इस लोकायतन रचना के लिए ही इन्हें 1968 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो अब लिखो आगे, लोकायतन रचना के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी,
कौन सा? 1968 ईस्वी का। से पुरस्कृत किया गया, से पुरस्कृत किया गया। तो 1968 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था। कौन सी रचना के लिए? लोकायतन रचना के लिए। इन्होंने महात्मा गांधी पर भी एक 700 पृष्ठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा था, जिसे हम प्रबंध काव्य भी कह देते, महाकाव्य भी कह देते हैं। हाँ, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, पूछ लेता है इसलिए। इसी रचना के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यही लिख लो, लोकायतन रचना के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से, और सोवियत लैंड नेहरू, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। लोकायतन रचना के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, कला और बूढ़ा चांद, जिसमें 1958 ईस्वी तक की जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी का क्या मिलता है? संकलन मिलता है, जिसके लिए इन्हें 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये दोनों रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो लोकायतन और एक कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कला और बूढ़ा चांद, एक ही व्यक्ति को दोनों बड़े पुरस्कार मिले हुए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी और आपको कौन सा? साहित्य अकादमी। कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए इन्हें, कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी से पुरस्कृत किया गया, से पुरस्कृत किया गया। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों का ही विशेष ध्यान रखना, बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात, प्रकृति के सुकुमार कवि भी हैं, बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं, इसलिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया। छापो एक बार इनको। तो आप कोई भी चीज पढ़ो तो उसको इतना डीपली पढ़ लो
कि कहीं से भी पेपर में प्रश्न आ जाए तो कोई समस्या नहीं है। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एक कथन है जो भयंकर वायरल हुआ था, बच्चा बच्चा की जबान पे वो कथन था कि हम भाषा नहीं राष्ट्र भाषा की आवश्यकता रखते हैं, पुस्तकों की नहीं, मनुष्य की भाषा जिसमें हंसते रोते खेलते कूदते लड़ते हंसते गले मिलते, है ना, सांस लेते और कैसी भी स्थिति हो देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए आदर्श हो सके। हमें इस प्रकार से चलाएं, लड़ें झगड़ें कुछ भी करें, लेकिन हमारी संस्कृति हमारी भाषा हमेशा बनी रहे। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे आपने सुना होगा इन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है, तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, उनको भी लिख लो। पंथ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो पंत जी बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, इनको सुन के अब आपको पता लगा होगा वास्तविक कितने पंत जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। पंत जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और पंत जी से संबंधित अगर मैं महत्वपूर्ण जानकारी की बात करूं तो पंत जी से संबंधित कौन कौन सी जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जानकारी, इन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है। अब पंत जी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको बताता हूं। इन्हें छायावाद का विष्णु कहते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें? छायावाद का विष्णु। ब्रह्मा किसको कहते हैं पता है आपको अच्छे से? जयशंकर प्रसाद को। विष्णु सुमित्रानंदन पंत को। और छायावाद का शिव किसको कहते हैं? निराला को। और दुर्गा महादेवी वर्मा को। तो इन्हें छायावाद का विष्णु कहते हैं। तो छायावाद का विष्णु कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। दूसरी बात, इनसे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं सारी लिखा रहा हूं। उसके बाद पंत जी का कोई भी प्रश्न पेपर में अगर आ भी जाए तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे से और ध्यान से आप इसको पढ़ लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। दम लगी कि नहीं लगी आपको पंत जी में? छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। तो छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है छायावाद का विष्णु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। इसके आगे और इनकी महत्वपूर्ण बात लिखो। तो पहला तो लिखा इन्हें छायावाद का विष्णु कहते हैं। दूसरा लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण बात लिखो, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कह दिया है। तो आचार्य
नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक ही कह दिया है। छायावाद का वास्तव में इनकी रचनाओं को पढ़ोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। प्रवर्तक कहा है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा है। लिखो, ये अरविंद दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं और अरविंद दर्शन से प्रभावित होने के कारण इनकी पूरा जीवन ही बदल गया था। पूरा जीवन इन्होंने परिवर्तित कर लिया था। और रोला इनका प्रिय छंद रहा है। प्रकृति का सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है। देखो, प्रकृति से अत्यधिक लगाव होने के कारण, प्रकृति से अत्यधिक लगाव होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्हें प्रकृति से अत्यधिक लगाव होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उपनाम है इनका प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति से अत्यधिक लगाव होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अब आप एक बात बताओ, जल्दबाजी में मैं खींच खांच के आपको फ्री कर देता कोर्स, क्या इतना अच्छे से व्यवस्थित तरीके से समझ आता? तो मैं पहले कह चुका हूं कि बहुत धीरे पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन इतना व्यवस्थित पढ़ाएंगे कि कोई भी चीज एक बार पढ़ी तो वो हमें याद हो जाएगी अच्छे से, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड कंप्लीट कोर्स आपको डाल रखा है पूरा, और बाकी रेगुलर आपका ये चलता रहेगा। फिर दोबारा से मैं साहित्य शुरू करूंगा जीरो से, जैसे ही आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो जाएगा उसके तुरंत बाद। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब रेगुलर क्लास रखेंगे 1 या 2 घंटे। लिखो, सुमित्रा नंदन पंत क्यों कहा जाता है इनको? अब बताइए। तो ध्यान रखना एक बात, पेपर में ये बात पूछी जा सकती है या पूछी भी गई है कि सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या था। तो इनका ध्यान रखना, इनका अगर आपसे मूल नाम पूछे तो इनका मूल नाम याद रखना। सुमित्रा नंदन पंत भगवान श्री राम के छोटे भाई थे। सुमित्रा नंदन, सुमित्रा के पुत्र, भगवान श्री राम के छोटे भाई, लक्ष्मण के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इनका नाम सुमित्रा नंदन पंत। वास्तविक नाम इनका सुमित्रा नंदन पंत नहीं था, गोसाई दत्त था। इनका मूल या वास्तविक नाम क्या था? गोसाई दत्त था। मूल नाम या इनका वास्तविक नाम क्या है? गोसाई दत्त है। मूल नाम या इनका वास्तविक नाम क्या है? गोसाई दत्त है ना। तो देखो, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में। मृत्यु 1977 ईस्वी में। कहां हुई थी? कौसानी गांव,
जिला अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, सॉरी उत्तराखंड में। अब इनका जन्म स्थान हो गया। इसके बाद इनका उपनाम प्रकृति का सुकुमार कवि, इनका मूल नाम या वास्तविक नाम गोसाई दत्त था, और भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कहा जाता है सुमित्रा नंदन। कुछ लोग इन्हें रावणार्यनुज के नाम से भी पुकारते हैं। तो है ना सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण को कहा जाता है। उसी के आधार पर, उसी के आधार पर इन्हें रावण आर्य, रावण का अरि और उसका अनुज सुमित्रा नंदन भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण को कहा जाता। उसी के आधार पर इन्हें रावण अरि धन अनुज, रावण आर्य अनुज, रावण आर्य अनुज भी कहते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं? रावण आर्य अनुज भी कहते हैं। तो अब सुनो, मैंने आपको जो भी पढ़ाया है इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, और इसी प्रकार से हम रेगुलर इसको पढ़ते रहेंगे। डेली एक रचनाकार, उसकी पूरी रचनाएं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। और इस प्रकार से अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो आपसे गलत हो जाए प्रश्न, आपसे गड़बड़ हो जाए कहीं, वो हो ही नहीं सकता। तो दोबारा से सुनो, ध्यान से सुनो। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में, मृत्यु 1977 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है इनका? कौसानी गांव, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। उपनाम इनका प्रकृति का सुकुमार कवि है। इनका मूल नाम या वास्तविक नाम गोसाई दत्त है। सुमित्रा नंदन पंत इसको भगवान श्री राम के अनुज के आधार पर पढ़ा। बिल्कुल हो जाएगा पंकु बरौर भैया जी। कॉल सेंटर वाला जो नंबर है इस पर मैसेज छोड़ देना, 8104761047, इस पे मैसेज छोड़ देना, ठीक है। आपको बिल्कुल जीरो से पूरा कंप्लीट कोर्स, साहित्य, काव्यशास्त्र, शिक्षण विधियां, सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मूल नाम वास्तविक नाम इनका गोसाई दत्त था। सुमित्रा नंदन पंत भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण का नाम था। उन्हीं के नाम के आधार पर इनका नाम सुमित्रा नंदन पंत रखा, और इन्हीं को रावण आर्य अनुज, रावण धन अरि, रावण का शत्रु, और उस शत्रु कौन? राम, और उसका अनुज कौन? लक्ष्मण भी इनको कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं को हमने कितने भागों में बांटा? 4। सबसे पहली छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं और आध्यात्मिक रचनाएं। और इनके जीवन पे जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो प्रभाव पड़ा था अरविंद दर्शन से। महर्षि अरविंद के द्वारा रचित भागवत जीवन से ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपने पूरे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी थी। तो छायावादी रचनाओं का समय इनका 1918 ईस्वी से 1934 ईस्वी माना जाता है, जिसमें इनकी 5 रचनाएं प्रमुख हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। उच्छ्वास का समय 1920 ईस्वी, ग्रंथि का 1920, वीणा का 27, पल्लव का 28 और गुंजन का 1932 ईस्वी है। प्रगतिवादी रचनाओं में 1935 से 1945 का समय है, जिसमें युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये 3 प्रसिद्ध है। युगांत का समय 36, युगवाणी का 39 और ग्राम्य का 40 है। अरविंद दर्शन से प्रभावित प्रमुख रचनाएं हैं जो मैंने आपको बताया था। 1947 में जब देश आजाद हो रहा था, उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये उस समय अरविंद दर्शन सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। तो अरविंद ने
युग युग में स्वर्ण को क्या किया है वर्णन। तो देखो, अरविंद दर्शन से प्रभावित 1946 से 48, स्वर्ण किरण 47, स्वर्ण दूली 47, युगांतर 48 और युगपथ 48। तो युग युग में स्वर्ण की क्या रही है, प्रभाविता रही है। तो प्रभावित कौन से, अरविंद दर्शन ने। तो अरविंद ने युग युग में स्वर्ण की क्या बताई है, प्रधानता बताई है। इसके बाद में आध्यात्मिक रचनाएं जिनका समय 1949 के बाद का है, और ये जो रचनाएं हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित, इनकी 11 रचनाएं हैं, जिसमें लोकायतन, चिदंबरा, पतझड़, अभिषेकता, रजत शिखर, समाधिता, पौ फटने से पहले, शशि की तरी, कला और बूढ़ा चांद, अंतिमा और वापी, ये इनकी रचनाएं रही हैं। इसकी प्रथम रचना गिरजे के घंटा, इनकी प्रथम रचना कौन सी, गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी मानी जाती है। तो इनकी सबसे पहली रचना अगर पूछे तो आपको बतानी है गिरजे का घंटा। अब इसके बाद अगर बात करें पल्लव 1928 ईस्वी, 1928 ईस्वी की इनकी जो पल्लव रचना है, इसे छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। और ये पेपर में कई बार आया है कि छायावाद का मैनिफेस्टो सुमित्रा नंदन पंत जी की किस रचना को कहा जाता है। तो कौन सी रचना है, पल्लव है। वीणा और पल्लव रचना में प्रकृति प्रेम और रहस्यवादता का वर्णन मिलता है, जबकि ग्रंथि और गुंजन में नारी प्रेम का वर्णन मिलता है। इसके बाद में कला और बूढ़ा चांद रचना में 1958 ईस्वी तक की जितनी रचनाएं उनका संकलन मिलता है। इन्होंने खादी के फूल रचना लिखी, जो हरवंश राय बच्चन जी के साथ मिलकर लिखी थी। और इसके बाद लोकायतन रचना के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी से पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। और पंत जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, इन्हें छायावाद का विष्णु कहते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा है। प्रकृति से अत्यधिक लगाव होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब इनके जीवन पर अब एक महत्वपूर्ण नोट, लास्ट नोट में यहां लगा रहा हूं। इनके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव अरविंद दर्शन का पड़ा। इनके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव अरविंद दर्शन का पड़ा, जिसने इनके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया, दोनों को बदल दिया। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी से संबंधित मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनका आपको पता होना बहुत जरूरी था। इसी प्रकार हम सारे रचनाकार और उनकी रचनाएं, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें इसी प्रकार करते रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।